Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutoria.pk. Today we are going to start the last chapter of grade 12 which is named as nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग एटम्स या एलिमेंट्स इनकी बम्बार्डमेंट और इनके रिएक्शंस को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. द गोल्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज टू डिस्कवर, एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैटर. Every star shines because of energy provided by nuclear reactions taking place inside it. It is also nuclear reactions that drive the spectacular stellar explosions seen as supernovas. Supernovas क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो कि स्टार्स के अंदर एक्सप्लोजन्स अकर होते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, और उसकी वजह से हमें एक ऐसी लाइटनिंग नज़र आती है जिसको हम लोग स्पेक्टेकुलर स्टेलर का नाम देते हैं. तो ये एक्सप्लोजन्स किस वजह से होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से. एटॉमिक न्यूक्लियस, सबसे पहले बात करेंगे कि एटम और उसका न्यूक्लियस क्या होता है. द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, टू पार्टिकल्स विच आर अबाउट 1840 टाइम्स मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन्स. दो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनका वजन 1840% ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से. ये ज्यादा मैसिव होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इट्स एटॉमिक नंबर Z, जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं मैस नंबर. द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻27 kg. आइसोटोप्स क्या होते हैं? All atoms of the same element contains the same number of protons in the nucleus of each atom. The number of neutrons in each atom of element can differ. जो न्यूट्रॉन्स के नंबर हैं स्टूडेंट्स वो चेंज हो सकते हैं, बट जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर हैं वो सेम रहते हैं. Atoms of an element which has the same atomic number Z but have different mass number A are referred to as isotopes. जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो और मैस नंबर चेंज हो, उनको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? आइसोटोप्स. आइसोटोप्स एक एटम या एक एलिमेंट के ही हो सकते हैं. मैस स्पेक्ट्रोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट? इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच not only the isotopes of an element can be separated from one another but their masses can also be determined quite accurately. आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं हम लोग इस डिवाइस से, और उनके मैसेज को भी डिफाइन कर सकते हैं. अब मैस स्पेक्ट्रोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट अ बीम ऑफ आयंस मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड मैसेज ऑफ आयंस. जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्जेस और उनके मैसेज पर जो आयंस उसके अंदर मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं. M = QR² / 2V/B², जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है. न्यूक्लियर मैसेज, बेसिकली न्यूक्लियर मैस हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड U मैस स्केल. न्यूक्लियर मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक स्केल बनाया जाता है, उस स्केल को यूज किया जाता है न्यूक्लियर मैसेज को फाइंड करने के लिए. अब इसका तरीका क्या है? एक यूनिफाइड मैस स्केल बनाया गया. इसका मतलब है कि हमारे पास कार्बन एटम्स हैं जिसको हम लोग 12 की फॉर्म में, हम रेस्ट मैस की फॉर्म में उसको असाइन कर देते हैं. ऑन दिस स्केल वन मैस यूनिट कॉल्ड एन एटॉमिक मैस यूनिट और AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन एटम्स. क्या होता है? जो एटॉमिक मैस यूनिट है वो कार्बन एटम्स के इक्वल होता है. ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, क्या करने के लिए? किसी भी एटम का मैस फाइंड करने के लिए. ऑल अदर मैसेज आर देन मेजर्ड इन दिस यूनिट. एक हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले ली, उसके इक्विवेलेंट ही हम लोग बाकी एलिमेंट्स के एटम्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? उसके वजन को मेजर कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? फर्ज करें हम लोग कार्बन एटम का जो है हमारे पास वेट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? मैस ऑफ 6.023 × 10⁻26 एटम्स ऑफ कार्बन. ये क्या है हमारे पास? एवोगैड्रो नंबर है, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? इसका वजन हमारे पास आता है 12 kg. अब यहां से हम लोग मैस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हमारी जो एवोगैड्रो नंबर है उसको राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे. जो 12 kg हमारे पास राइट हैंड साइड पे मौजूद था, इसकी डिवीजन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है
किलोग्राम पर मोल सब्सटेंस के हिसाब से एटम्स का वजन या मैस डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर ना जा सकें। टू सेपरेट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम वन अनदर वर्क वुड बी नीडेड, कि उनके ऊपर कुछ वर्क किया जाता है या कोई एनर्जी अप्लाई की जाती है या कोई भी काम ऐसा कि जिससे हम लोग उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट कर सकें। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द वर्क नीडेड फॉर द सेपरेशन इज रेफर्ड टू एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। उस वर्क को हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, जो किसके लिए इस्तेमाल होती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिवाइड करने के लिए। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मास इफेक्ट यूजिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ E किसको डिनोट कर रही है? बाइंडिंग एनर्जी को, एंड m इज गोज फॉर मास इफेक्ट इनटू c², जो कि हमारे पास एनर्जी है किसकी? बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। यहां बात करते हैं मास इफेक्ट की। द मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, जो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, वो कंसिस्ट करता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पे, और इनको मिला के इनका वेट बनता है 0.8%। जबकि अगर हम लोग इन दोनों का अलग अलग वेट करें, प्रोटॉन्स का अलग और न्यूट्रॉन्स का अलग, तो ये जो वेट है वो 0.8% से कम बनेगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारे पास सेपरेटेड एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका वेट, और जब ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और टोटल न्यूक्लियस का जो वेट है, इस वेट में डिफरेंस हो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? मास इफेक्ट, जो कि हम लोग डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अलग वेट मालूम करते हैं। इससे कंपैरिजन के बाद हमारे पास मास इफेक्ट इजीली फाइंड हो सकता है। रेडियो एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि अगर वो एलिमेंट अपने ही नेचुरली या किसी भी वर्क की वजह से या एनर्जी की वजह से उसके मास में कमी आना शुरू हो, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। और उसके मास में कमी की वजह से या डिसइंटीग्रेशन की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है? उस एलिमेंट के अंदर से कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं। उन रेडिएशंस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। बेसिकली कौन से एलिमेंट्स जो हैवियर होते हैं, एटॉमिक मास जिनका 82 से ज़्यादा हो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास 3 तरह के पार्टिकल्स एमिट होते हैं ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस: अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स। अल्फा एमिशन क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हेनेवर एटम डिसइंटीग्रेट्स बाय अल्फा एमिशन, इट्स एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस टू, एटॉमिक नंबर उसका कम होकर 2 रह जाता है, और जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से कम होता है। इस डिसइंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा डिसइंटीग्रेशन या अल्फा एमिशन। बीटा एमिशन हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? इन्वॉल्व्स नो चेंज इन मास नंबर, इट डज हाउएवर चेंज इन द एटॉमिक नंबर Z, जिसमें हमारे पास क्या होता है? मास नंबर चेंज नहीं होता, बट जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता है, या तो -1 या +1, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द पार्टिकल एमिटेड इट्स नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स या पॉजिट्रॉन्स। गैमा रेज क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर द massless photons. These emissions causes no change either in mass number और atomic number, कोई चेंज इसमें नहीं आता, और इसमें सिर्फ क्या एमिट होती है स्टूडेंट्स? फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है गैमा रेज में। स्पॉन्टेनियस और रैंडम न्यूक्लियर डिके, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस या किसी भी स्पॉट के ऊपर या किसी इंस्टेंट के ऊपर जो डिके हो, या फिर रैंडम डिके जो जिसके बारे में कोई ना जानता हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट्स एंड एमिट अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन बाय स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। जब कोई भी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो अल्फा, बीटा या गैमा एमिशंस उसमें अकर होती हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी वजह से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी एमिट होती हैं। इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और जो रैंडम न्यूक्लियर डिके होता है हमारे पास, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कैसे
हमारे पास रेडिएशंस एमिट होंगी, कौन सी रेडिएशंस एमिट होगी, किस किस टाइम पे होंगी और कितनी देर के लिए होंगी। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके। हाफ लाइफ क्या होती है, नाम से ही जाहिर है, किसी भी एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन का जो टाइम होता है स्टूडेंट्स, उसको बेसिकली हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज द टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आइसोटोप्स टू डिसइंटीग्रेट। सपोज हमारे पास 10,000 एटम्स है किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के, वो 10,000 जब किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएं, 10,000 से 5,000 हो जाएं, और 5,000 एटम्स के बाद हमारे पास 2500 एटम्स मजीद रह जाएं कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। टाइम के ऊपर डिपेंड करते हुए जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, हमारे पास हाफ लाइफ किसी एलिमेंट की। इसी रेट के साथ हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स या एलिमेंट्स जो डिके होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी डिफरेंट हाफ लाइफ होती है। किसी किसी एलिमेंट की बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ होगी और किसी एलिमेंट की बहुत ही कम, यानी कि नैनो सेकेंड्स के अंदर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि जो ये रेडिएशंस हैं ये मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। हमारे पास कौन कौन सी रेडिएशंस हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये कैसे मैटर के साथ कनेक्ट होती हैं और उनके साथ रिएक्ट कैसे करती हैं। एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स अ स्मॉल डिस्टेंस इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कि वो किसी मीडियम के अंदर अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। ये उस पार्टिकल की रेंज है जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। As the particle passes through a solid, liquid or gas, it loses energy due to excitation and ionization। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स एटम्स का या एलिमेंट्स का, अल्फा पार्टिकल जिसमें से एमिट होती हैं, ये इंटरेक्शन है किसका, अल्फा पार्टिकल्स का मैटर के साथ। बीटा पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बीटा पार्टिकल आल्सो लॉसेस एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। However, its ionization ability is about 100 times less than that of the अल्फा पार्टिकल्स। इसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी क्या होती है, अल्फा पार्टिकल से कम होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इसकी जो रेंज है हमारे पास 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल्स एंड आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय कोलिजन देन अ हैवी पार्टिकल्स, कि वो अल्फा पार्टिकल के साथ जब कोलाइड करते हैं तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट या स्कैटर हो जाते हैं। अब बात करते हैं गैमा पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन होता है हमारे पास मैटर के साथ। फोटॉन्स ऑफ गैमा इज बीइंग अनचार्ज्ड, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कॉज वेरी लिटिल आयोनाइजेशन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बीम बाय ईदर स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। तो ये लाइट की फॉर्म में होते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में होता है गैमा पार्टिकल्स, जो कि या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर स्कैटर हो जाते हैं। इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, यानी कि ये क्या करते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर जब ट्रैवल करते हैं तो किसी भी रुकावट की वजह से वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी कि उसके अंदर से पास हो जाते हैं। वो पार्टिकल जो है हमारे पास न्यूट्रॉन्स, बीइंग अ न्यूट्रल पार्टिकल, वो इजीली किसी भी मटेरियल के अंदर से आया कि सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसके अंदर से इजीली पास हो जाते हैं या पेनिट्रेट कर जाते हैं। रेडिएशन डिटेक्टर्स। अब इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई गई जो इजीली इन रेडिएशंस की एमिशन को डिटेक्ट कर सके। Various devices have been developed for detecting radiations. They are used for a variety of purposes including medical diagnosis, radioactive dating, measurement and the measurements of the background radiations। इन तमाम मेजरमेंट्स के लिए क्या किया गया, रेडियो एक्टिव या रेडिएशन डिटेक्टर्स बनाए गए, जो कि डिवाइसेस हमारे पास आजकल इस्तेमाल होती हैं रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। वो हैं गीगर म्यूलेट काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। न्यूक्लियर रिएक्शंस। It is possible to change the structure of nuclei by bombarding them with energetic particles, कि हम लोग उस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं उनके ऊपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स को बम्बार्ड करके। Such collisions which change the identity of nuclei or properties of the target nucleus are called nuclear reactions। कि क्या होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे जिसके साथ टारगेट किया गया, जिसके ऊपर बम्बार्ड किया गया दूसरे पार्टिकल्स को, वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली या न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे हम लोग इस न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एमिशन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फा एमिशन होगी या तो गैमा एमिशन होगी या तो
बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ लॉज और कुछ कवानीन ऐसे हैं जो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहते हैं। जैसा कि हमारे पास सबसे पहला जो लॉ है वो है एटॉमिक और मास नंबर का कंजर्वेशन हमारे पास कैसे होती है बिफोर और आफ्टर रिएक्शंस। क्या होता है हमारे पास, एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मस्ट रिमेन द सेम। ऐसे रिएक्शंस जिसमें बिफोर और आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक एंड मास नंबर। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी हमने देखा कि आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन के अंदर मोर जनरली हमें बताया गया कि अगर मास हमारे पास कंजर्व रहता है तो वो रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि हमारे पास मास अगर चेंज नहीं होगा तो हमारे पास वो रिएक्शंस जो हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होंगे। तो ये है बेसिकली हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी। इसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और बाद में हमारे पास एनर्जी चेंज होती है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है स्टूडेंट्स, हैन एंड स्ट्रेसमैन मेड एक्सपेरिमेंट्स इन 1939. After the chemical analysis of the products, they concluded that one of the product nuclei is barium and not a heavier element as predicted earlier. कि उन्होंने पहले समझा कि बेरियम जो है एक हैवी पार्टिकल है, बट दिस वाज नॉट ट्रू। दे कंक्लूडेड दैट द न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कैन कॉज अ यूरेनियम न्यूक्लियस टू ब्रेक अपार्ट। कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से क्या हो सकता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक किया जा सकता है, प्रोड्यूसिंग 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। इससे क्या होगा, एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, पीसीस प्रोड्यूस होंगे एंड कंपेरेबल साइज किसके होंगे, वो दोनों एक दूसरे के साइज के कंपेरेबल होंगे, यानी कि ना ज़्यादा बड़े ना छोटे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजन। अब फिजन चेंज रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ये प्रोसेस है एटम बॉम्ब का हमारे पास। क्या, व्हेन वन यूरेनियम एटम अंडरगोज फिजन इट रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन्स। उसमें से क्या निकलता है, 3 न्यूट्रॉन्स अलहदा होते हैं। इफ मोर देन वन ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स इज एबल टू कॉज फिजन इन द यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज रैपिडली। इससे क्या होगा, 3 से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स फैल जाएंगे और इसकी वजह से, इस चेन रिएक्शन की वजह से वो रिएक्शन चलता जाएगा और इनके रास्ते में, इनके बीच में जो भी चीज़ आएगी वो तबाह होती जाएगी। बेसिकली यही प्रिंसिपल है हमारे पास एटम बॉम्ब का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी डिवाइसेस स्टूडेंट हमारे पास जिसमें हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। अगर ऐसी डिवाइसेस हमारे पास वजूद में आती हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली टेक्नोलॉजी की यूज़ में, और जो हमारे इन्हेंसमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा ये कंसिस्टेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनको सेव रखना। क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली इतना आसान नहीं होते उनको सेव रखना। किसी ऐसी डिवाइस के अंदर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जो फैलाव होता है वो काफ़ी वास्ट एरिया पे होता है। तो अगर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस रिकवर कर सकें न्यूक्लियर रिएक्शंस को, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स जो बनाए गए हैं अब तक स्टूडेंट्स, उनको थर्मल रिएक्टर्स और फास्ट रिएक्टर कहा जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारे पास, उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करने की वजह से वो न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब बेसिकली जो फ्यूजन रिएक्शन है वो फ्यूजन का ही रिवर्स रिएक्शन है कि अगर हम लोग उस यूरेनियम की एनर्जी को कंट्रोल कर सकें और एक रिवर्स रिएक्शन बना सकें, तो स्टूडेंट हमारे पास उस एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा जगहों पे कंज्यूम किया जा सकता है और ऐसी एनर्जीज हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे जो है काम जारी है, और अगर एक टाइम पे अगर हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को कामयाब हो जाते हैं बनाने में स्टूडेंट्स, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। आया कि वो फ्यूजन रिएक्शंस लेबॉर्ट्री में कंट्रोल किए जाएं या किसी इंडस्ट्री में। रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन जो एक्सपोज होती हैं स्टूडेंट्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो किस वजह से होती हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। हमारे पास जो गीगर ट्यूब है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग लाइट से लाइट रेडिएशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस
और जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, उनकी वजह से रेडिएशंस हमारे नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को। मैनी बिल्डिंग मटेरियल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। ऑल टाइप ऑफ फूड कंटेन अ लिटिल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, के जितने भी हमारे पास खाने की चीजें हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। और अगर कॉन्टिन्यूसली किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को रेडिएशंस का सामना हो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, उससे किसी बॉडी को डैमेज भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, के इंसान के जिस्म के ऊपर या किसी भी जानदार के ऊपर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का क्या असर हो सकता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन कॉज डैमेज टू लिविंग टिश्यूज। इससे लिविंग टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, डैमेज हो सकते हैं। अ नंबर ऑफ स्मॉल डोजेज रिसीव्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें थोड़े अरसे के लिए भी जो है वो रेडिएशंस कांटेक्ट में आते रहें रेडिएशंस के, तो इससे क्या होगा, फाटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि वो उनके जो असरात होंगे वो बहुत ही क्रिटिकल या ख़तरनाक होंगे। सोमैटिक इफेक्ट्स अफेक्ट एन इंडिविजुअल डायरेक्टली। अगर हम लोग डायरेक्टली रेडिएशंस के साथ कांटेक्ट में हो तो हमें क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली कोई भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। द जेनेटिव इफेक्ट्स में बिकम अपेरेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर ऐसा हो कि हम रेडिएशंस के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक हो और उसी टाइम पे उसका असर ना हो, तो क्या होता है, कुछ अरसे बाद उसका असर जीन्स के ऊपर लॉन्ग टाइम के बाद उनके असरात हो सकते हैं। रेडिएशंस को बायोलॉजिकल और मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स जो हैं वो आइडेंटिकली बिहेव करते हैं। किसी भी एलिमेंट के अलग-अलग उनके यूजेस रखे जा सकते हैं। कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? बायोलॉजिकल यूज़, रेडिएशन थेरेपी, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स या ट्रेसिंग टेक्निक्स में हम लोग इन रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक फोर्सेस हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं और आज भी उन फोर्सेस को देखेंगे कि उन फोर्सेस का रिएक्शंस के साथ क्या ताल्लुक है। हमारे पास 4 किस्मों की फोर्सेस पाई जाती हैं: स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल। स्ट्रॉन्ग फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज and is responsible for the binding of neutrons and protons. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो आपस में जुड़े हैं या न्यूक्लियाई बना रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज अबाउट 10⁻⁻2 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, कि वो 10⁻⁻2 टाइम्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स से ज़्यादा है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के, उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स दैट डिक्रीजेज इन स्ट्रेंथ, के ये ज़्यादा रेंज होती है इसकी और जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। वीक फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स दैट tend to produce instability in certain nuclei। इस फोर्स से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास वो इनस्टेबल हो जाते हैं, यानी कि उनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स दैट इज ओनली अबाउट 10⁻³ टाइम्स दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से 10⁻38 टाइम्स क्या होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। Although this force holds the plants, stars, galaxies together। इन सब चीज़ों को ग्रेविटेशनल फोर्स ने आपस में जोड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, के मैटर जिस चीज़ से बनता है वो ब्लॉक क्या है, उसकी बेस क्या है, उस पार्टिकल को हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि एटम ही से हर चीज़ें बनी हैं, लेकिन एटम के अंदर और कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या और उसके कितने सब पार्टिकल्स हैं, वो जानने के लिए ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि कोई भी मैटर किस ब्लॉक से मिलके बना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेसिकली ये एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम को जोड़े रखते हैं और इनके टूटने की वजह से ही क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप भी ख़राब हो सकती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च के बाद ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। इनके अलावा या इनसे कम
फोर्स वाले या कम ताकत वाले हमारे पास और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको क्वार्क्स का नाम दिया गया है। हेड्रॉन्स या लेप्टॉन्स, पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट थ्रू द स्ट्रॉन्ग फोर्स आर कॉल्ड हेड्रॉन्स। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसको क्या कहा गया? हेड्रॉन। लेप्टॉन्स पार्टिसिपेट इन अ वीक इंटरेक्शंस, जिसकी वजह से न्यूट्रिनोज वगैरह हमारे वजूद में आते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं? आर प्रपोज्ड एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स। मीजॉन्स और बेरियॉन्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है स्टूडेंट्स? क्वार्क है। 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास बेसिकली, अप, डाउन या चार्म क्वार्क। इसी के एंटी क्वार्क्स भी होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, जो कि हमारे पास डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम के नाम से जाने जाते हैं। ये बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं किसके? मीजॉन्स और बेरियॉन्स के। द मीजॉन कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क। इसके अंदर दोनों क्वार्क्स पाए जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट क्वार्क्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज हमारे पास लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स की समरी। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutorial.pk। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।